अब अगले स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर C4H9Cl, मतलब जो 4 कार्बन थे उसके 2 स्ट्रक्चर यहां पर बन रहे थे, हमें एक स्ट्रक्चर ये बन रहा था और एक स्ट्रक्चर ये बन रहा था। अब इसमें जो है मुझे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर Cl लगाना है। अगर मैं Cl यहां लगा देता हूं तो इसका नाम होगा 1-क्लोरोब्यूटेन, और अगर इसी में मैं जो है Cl मतलब हेलोजन को यहां लगा देता हूं तो इसका नाम होगा 2-क्लोरोब्यूटेन, और अगर यहां लगा देता हूं तो नाम होगा 3-क्लोरो। नहीं जी, 2 ही क्लोरो होगा। ऐसी गलती जनरली बच्चे कर जाते हैं। अब इसमें अगर मैं Cl यहां पर लगा देता हूं तो इसका नाम होगा 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, और अगर इसी में जो है मैं यहां पर Cl लगाता हूं तो इसका नाम होगा 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से यहां पर स्ट्रक्चर जो बन गए वो कितने स्ट्रक्चर बन गए? 4। तो बच्चों आपको करना क्या है, मैंने आपको एक अभी जो बताया था तरीका 111 235, मतलब इन्हीं स्ट्रक्चर में जो है हेलोजन लगा लगा कर आप देख लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर C3H6 मतलब 3 कार्बन वाली जगह पर जो है एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है, और इस एक स्ट्रक्चर पर हमें कितने हेलोजन लगाने हैं? 2। तो 2 हेलोजन, या तो मैं दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे लगा दूं, इसका नाम होगा 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेन, या फिर दोनों हेलोजन को सेकंड नंबर के कार्बन पर लगा सकता हूं और इसका नाम होगा 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, और या फिर जो है इसमें मैं जो है इसको 1-2 पोजीशन पे भी लगा सकता हूं। हिट एंड ट्रायल है, ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं। तो इसे हम 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन बोलेंगे, और यहां पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 और 3 पर लगा दें तो इसका नाम होगा 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से हम यहां पर बच्चों चेक कर सकते हैं। सर एक 3-3 वाली पोजीशन छूट गई है। सर ने यहां पर बहुत ही जो है एक बच्चे का जो डाउट होता है बहुत जबरदस्त वाला, एक बच्चा जो है एक बार मेरे पास लेकर आया था और उसने बोला सर ये भी तो बनेगा 3,3-डाइक्लोरो। तो बच्चा अगेन मैं आपसे बोल रहा हूं IUPAC, इसका IUPAC नाम 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेन है, इसका भी नाम जो है 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेन ही होगा। इसलिए सर IUPAC आना बहुत जरूरी है। तो ये और ये स्ट्रक्चर सेम ही है, तो इसलिए आपको दोबारा इसे ड्रॉ नहीं करना है। 4 स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएंगे। तो इस तरह से हम यहां पर चेक कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर, अगला जो है C4H10O, ड्यू की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन कार्बन का जो नंबर है उसका डबल करें आप, 8 आएगा, उसमें +2 ऐड करें 10 हो जाएगा। ड्यू यहां पे 0 है, कोई पाई बॉन्ड कोई रिंग आपको यहां पे नहीं बनानी है, इस बारे में मैं बिल्कुल क्लियर हूं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये मुझे CnH2n+2O इस तरीके का दिख रहा है। CnH2n+2O इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे यहां पे दिख रहा है, और CnH2n+2O ये हम पहले बात कर चुके हैं कि ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, और क्योंकि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं तो उन दोनों का जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा। ध्यान रखना है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का जनरल फॉर्मूला यहां पर सेम होता है। मतलब इस स्ट्रक्चर से हम अल्कोहल्स भी बना सकते हैं और ईथर भी बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे? वही सर की बात, क्या बोला था सर ने? 111 235, मतलब कि शुरुआत के 3 कार्बन के लिए एक स्ट्रक्चर और 4th कार्बन के लिए आपके पास में 2 स्ट्रक्चर है। तो यहां पे देखिए आपको 4 कार्बन का अल्केन बनाना है, तो 4 कार्बन का अल्केन हम यहां पे बना लेते हैं। तो 4 कार्बन का अल्केन अभी सर ने बताया था, एक तो ये हो सकता है और एक 3 कार्बन की चेन करके आप बीच में एक कार्बन ऐड कर सकते हैं। अब यहां पे बच्चों यहां पे हमने बात कर ली है कि यहां पर अल्कोहल भी बनेगा और यहां पर ईथर भी बनेगा। अल्कोहल में आपको पता है OH ग्रुप लगता है और ईथर में इस तरीके से बीच में ऑक्सीजन को डालना होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल कितने बनेंगे इसी स्ट्रक्चर में करना है बच्चों, आगे कुछ नहीं करना है। इसी स्ट्रक्चर में आपको OH या O ऐड करना है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले अल्कोहल की बात करते हैं। इस पे या इस कार्बन पे अगर मैं OH ऐड करता हूं तो मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो सेम बनेगा, जिसका नाम होगा ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद
अगर मैं इस वाले कार्बन पर एक और OH ऐड करता हूं यहां पर, तो यहां पर नाम बनेगा ब्यूटेन 2 ऑल। अगर आप उसको आगे खिसका देंगे तो वो ब्यूटेन 3 ऑल नहीं हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो ब्यूटेन 2 ऑल ही होगा। तो यहां से आपके जो अल्कोहल बनेंगे वो 1 + 1 टोटल 2 बनेंगे। यहां पे आप देखिए, यहां पे आपके पास में वही मैंने डिग्री का कॉन्सेप्ट भी अभी आपको बोला था, वहां से भी आप कर सकते हैं 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। इन तीनों 1 डिग्री में से मैं किसी पर भी OH जोड़ दूं, बात एक ही होगी बच्चों। तो यहां पर आपके पास में चाहे इस कार्बन पे जोड़ो, इस पे या इस पे, बात एक ही है। एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा और एक स्ट्रक्चर जब आप 3 डिग्री कार्बन पर ऐड करेंगे तो वो बनेगा। तो 1 + 1 यहां पर भी कितने अल्कोहल बन गए बच्चों? 2 अल्कोहल। और यहां पर भी 2 अल्कोहल। तो अल्कोहल्स अगर आपसे पूछा जाए टोटल, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभार क्या होता है एग्जामिनर केवल अल्कोहल या केवल ईथर पूछ लेता है। तो आपको यहां पे अगर केवल अल्कोहल पूछा जाए तो उसका आंसर जाएगा बच्चों 4 यहां पे हमारे अल्कोहल बन चुके हैं। अब आती है ईथर की बात। कभी कभी सर ऐसा भी पूछ लेता है कि प्राइमरी अल्कोहल कितने बनेंगे, सेकेंडरी कितने बनेंगे, टर्शरी कितने बनेंगे। तो प्राइमरी पे बनने वाले प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी पे बनने वाले सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस स्ट्रक्चर में एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी बनेगा, और इस स्ट्रक्चर में एक प्राइमरी और एक टर्शरी बनेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला ईथर की बात करते हैं। ईथर में ऑक्सीजन को डालना है बच्चों। जैसे OH को तो हम कोने पे डालते हैं क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है जो कि साइड में आता है, लेकिन ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो 2 कार्बन के बीच में आता है। तो देखिए पोजीशन देख लेते हैं यहां पे। सबसे पहले पोजीशन ये वाली है मेरे पास में। इन दोनों कार्बन के बीच में मैं ऑक्सीजन को यहां पर ऐड कर सकता हूं, तो एक ईथर बन जाएगा मेरे पास में। अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन ऐड करता हूं तो एक जगह मिथाइल लगा होगा और एक जगह प्रोपाइल लगा होगा। एक और पोजीशन दिख रही है मुझे इन दोनों कार्बन के बीच में। अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन ऐड करता हूं तो यहां पर इथाइल लगा होगा और यहां पर भी इथाइल लगा होगा। अलग अलग ग्रुप्स लगे होंगे, इसीलिए ये दोनों अलग अलग आइसोमर्स होंगे। लेकिन अगर मैं यहां पे ऐड करता हूं ऑक्सीजन तो दोबारा से वही सेम बन जाएगा। मतलब इस वाले स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर बन गए, 2 ईथर बन चुके हैं। अब देखिए यहां पर आपको ईथर ऐड करना है। यहां पर इन दोनों कार्बन के बीच में अगर आप ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो यहां पर एक ग्रुप होगा मिथाइल और एक ग्रुप होगा आइसोप्रोपाइल। यहां पर अगर आप ऐड करते हैं तो भी मिथाइल और आइसोप्रोपाइल, और अगर आप यहां पर ऐड करते हैं तो भी मिथाइल और आइसोप्रोपाइल। मतलब इस स्ट्रक्चर से आपको कितना ईथर मिलने वाला है बच्चों? इस स्ट्रक्चर से आपको केवल एक ईथर मिलने वाला है। तो टोटल ईथर जो है वो आपके 3 हो चुके हैं। और अगर मैं यहां पर ऐड कर दूं 4 + 3, टोटल आंसर, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मेरे पास कितने आ चुके हैं? 7 आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको यह प्रोसेस अपनाते हुए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला लिखा है C5H12O और उसके बनाने हैं प्राइमरी अल्कोहल। अभी हमने पॉइंट आउट किया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी भी पूछा जा सकता है। अब 5 कार्बन हमने देखा था कि उसके स्ट्रक्चर जो बन रहे थे वो इसके स्ट्रक्चर बन रहे थे, 3 स्ट्रक्चर वहां पर बन रहे थे। तो हमने एक स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा था और एक स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बन रहा था। अब देखिए बच्चों, आप यहां पर डायरेक्टली से सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल मतलब जो प्राइमरी कार्बन होगा, अल्कोहल या तो यहां बन सकता है, यहां बन सकता है और यहां पर भी बन सकता है। मतलब 1 2 3 इसमें 3 अल्कोहल यहां पर बन जाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर में। और अगर हम इसकी बात करें इसमें तो एक अल्कोहल यहां बनेगा, एक यहां बनेगा। बट सर यहां पर एक डाउट होता है, बच्चे यहां के बाद छोड़ देते हैं, मगर यहां भी बनेगा और यहां भी बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर में टोटल 4 अल्कोहल बनेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है भाई, अगर आपने OH यहां लगाया और OH लास्ट वाले कार्बन पर लगाया तो दोनों में डिफरेंस क्या है? नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से होगी, नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से होगी। इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल और इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन
वन ऑल, मतलब इसका और इसका नाम क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब ये और ये जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है अभी सेम है, मगर सर यहां पर हमें ये ना बना करके इस OH को जो है यहां पर लगाना था, और यहां पर जब हम स्ट्रक्चर को लगाएंगे तो इस तरह से जो यहां वाला स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है उसको हम बिल्कुल थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं कि भाई इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो यहां लगा मतलब मैंने OH यहां लगाया और अब एक बार OH यहां लगाया, और जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम आएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। तो इस तरह से दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहे थे, तो इसलिए जो है यहां चारों अलग अलग काउंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो है यहां पर ये स्ट्रक्चर बनाया। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में 3 अल्कोहल बन गए, और इस वाले अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसमें 4 अल्कोहल बन रहे हैं। और अब अगर इसकी हम बात करें 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कहीं भी लगा लो, एक बन रहा है, क्या यहां पर लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। तो यहां पर इस वाले स्ट्रक्चर में एक अल्कोहल बनेगा। अब हमें जो है टोटल अल्कोहल की अगर हम बात करें कि टोटल कितने बने हैं, तो टोटल 3 4 7 और 1 8। तो टोटल अल्कोहल जो बने हैं वो 8 अल्कोहल यहां पर बने हैं। बट प्राइमरी की बात करें तो इसमें एक प्राइमरी, इसमें 2 प्राइमरी और इसमें एक प्राइमरी। तो 1 2 1 टोटल कितना हो गया 4। तो यहां पर अगर प्राइमरी अल्कोहल को पूछा गया है हमसे तो हमारा आंसर आएगा 4। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता C5H12 के कितने अल्कोहल बनेंगे, आंसर विल बी 8। बट प्राइमरी अल्कोहल कितने बनेंगे, आंसर विल बी 4। बट अगर आपसे पूछ लिया जाता टर्शरी कितने बनेंगे तो 1 आ जाता, सेकेंडरी कितने बनेंगे तो यहां पर आंसर हम लगा सकते थे। तो इस तरह से हम जो है अल्कोहल का डिग्री चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला स्ट्रक्चर है सर, अगला जो स्ट्रक्चर है C4H11N। यहां पे DU की अगर हम बात करेंगे तो DU यहां पे बच्चों 0 होगा। ये CnH2n+3n इस तरीके का आपको दिख रहा होगा। देखिए आप यहां पे नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 2 8, और यहां पे आपको 11 दिया हुआ है। 8 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो यहां पर 11 हो जाएगा। तो CnH2n+3n इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है ये हम आपको पहले IUPAC में बता चुके हैं। ये स्ट्रक्चर अमाइंस का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। तो यहां पे ये बहुत सिंपल सी बात है कि आपको अमाइंस बनाने हैं। अब अमाइन में भी 3 टाइप होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब यहां पे कौन सा अमाइन बनाना है नहीं दिया गया है, तो हमें तीनों ही अमाइंस यहां पर बनाकर देखने पड़ेंगे। लेकिन सर ने जो बात बोली थी वो इंपॉर्टेंट है, 111 और 235 4 कार्बन वाले अल्केन के कितने मास्टर स्ट्रक्चर हैं आपके पास? 2 मास्टर स्ट्रक्चर हैं। तो वो मास्टर स्ट्रक्चर्स को यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, एक 3 कार्बन की चेन और एक इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां पे आपको बनाना है 1 डिग्री अमाइन जो कि इस तरीके से दिखता है NH2। बनाना है आपको 2 डिग्री अमाइन जो कि इस तरीके से दिखता है NH, और बनाना है आपको 3 डिग्री अमाइन जो कि इस तरीके से दिखता है N। मतलब तीनों वैलेंसीज पर कार्बन जुड़ा होगा। बिल्कुल ये अल्कोहल और ईथर जैसा बना सकते हैं आप। यहां पे देखिए, अगर आपको अमाइन 1 डिग्री बनाना है तो आपको इन स्ट्रक्चर में NH2 ऐड करना है। पहले 1 डिग्री अमाइन की बात करते हैं। तो यहां पे NH2 ऐड करो या यहां ऐड करो, बात एक ही होगी। और यहां पर ऐड करो या यहां ऐड करो, बात एक ही होगी, क्योंकि दोनों कार्बन 2 डिग्री हैं। तो इस तरीके से इस वाले स्ट्रक्चर से कितने 1 डिग्री अमाइन आप बना सकते हैं वो हमें यहां पे पता चल चुका है। इस स्ट्रक्चर से हमारे पास टोटल 1 डिग्री अमाइन होंगे 2। इस स्ट्रक्चर की बात करें, यहां पे देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, किसी पे भी NH2 जोड़ सकते हैं। 3 डिग्री पे NH2 जोड़ेंगे, बात अलग होगी। तो इस स्ट्रक्चर से भी हमारे पास कितने 1 डिग्री अमाइन बन सकते हैं? 2 1 डिग्री अमाइन बन सकते हैं। अब आगे देखिए, बात करते हैं 2 डिग्री अमाइन की। बिल्कुल किसके जैसा है ये? ईथर के जैसा। जैसे बीच में डालना था ऑक्सीजन को, यहां पर भी आपको नाइट्रोजन को बीच में डालना है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, अभी अभी की है। यहां पर ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है और ये वाली पोजीशन अलग है। इन दोनों पे ऐड करोगे सेम 2 डिग्री अमाइन, इन पे करोगे तो अलग 2 डिग्री अमाइन बनेगा। मतलब इस स्ट्रक्चर से हमें कितने 2 डिग्री अमाइन मिल रहे हैं? 2 डिग्री अमाइन। यहां पे वही बात हम कर चुके हैं, चाहे आप यहां ऐड करें NH, यहां चाहे यहां ऐड करें, आपके ग्रुप सेम होंगे। मतलब इस स्ट्रक्चर से आपको जो है वो केवल 1 डिग्री अमाइन, जो 2 डिग्री अमाइन है वो केवल
एक ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको बच्चों देखना है। अब आती है 3 डिग्री अमाइन की बात। देखिए 3 डिग्री अमाइन में आप यहां पे बीच में तो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वो आपको बना के देखना पड़ेगा, हिडन ट्रायल मेथड है। तो यहां पे देखिए नाइट्रोजन की 3 वैलेंसीज हमारे पास में फ्री है। पहले नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी फ्री कर देते हैं और यहां पर हमारे पास टोटल कार्बन 4 है, हर एक वैलेंसी पे एक एक कार्बन ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने कार्बन ऐड कर दिए, 3 कार्बन हमारे इंक्लूड हो चुके हैं, एक कार्बन बचा है। अब उस एक कार्बन को आप चाहे यहां जोड़ें, चाहे आप यहां जोड़ें, चाहे यहां जोड़ें, बात एक ही है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वाले कंपाउंड में जो 3 डिग्री अमाइन बनने वाला है वो केवल एक बनने वाला है। तो यहां पे आंसर आपको मिल चुका है, ऐड कर दीजिए 4 + 3 + 1, टोटल आंसर जो होगा इसका वो 8 हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर से आप टोटल 8 स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो यहां पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर भी आपको बात में ध्यान में ये रखनी है कि अगर आपको 1 डिग्री अमाइन बोले तो आंसर 4, केवल 2 डिग्री बोला हो तो 3, और केवल अगर 3 डिग्री बोला हो तो आंसर जाएगा 1। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर अमाइन और अल्कोहल को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां पर जो है अगर हम उसकी बात करें उसमें हम डिफरेंट पोजीशन पे लगा रहे थे, मगर यहां पर NH2, NH और N इस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। मेडिकल एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आप जो है इसको याद रखेंगे। अगला स्ट्रक्चर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल बेंजेनॉइड। देखो बच्चा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, बेंजेनॉइड मतलब दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये बेंजीन तो आपको बनाना ही है। अब अगर उसमें कोई ऑक्सीजन है ऐड कर दो, कोई एक्स्ट्रा कार्बन है ऐड कर दो। यहां पर मैं कितने कार्बन यूज कर चुका हूं? 6। कोई मान लीजिए एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऐड कर दो। मान लो इसमें कार्बन 7 है तो 7 कार्बन ऐड कर दो। अब वो कार्बन या तो यहां लगा दो या फिर रिंग पे लगा दो। तो इस तरह से आप बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मतलब 7 कार्बन और एक ऑक्सीजन यूज करके बेंजेनॉइड बनाना है तो आप बेंजीन बनाओ, और एक ऑक्सीजन और एक कार्बन या तो दोनों को ऐड कर दो या दोनों को अलग अलग लिख दो। इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं। अप्रोच यही रहेगा। इसी अप्रोच से देखिएगा बच्चों, मैं अगला क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करने जा रहा हूं, और क्वेश्चन इज C6H4X2 के कितने बेंजेनॉइड? बेंजेनॉइड मतलब बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। अब मुझे बच्चों कितने हेलोजन ऐड करने हैं? 2 हेलोजन। अब 2 हेलोजन मैं चाहूं तो एक ही कार्बन पर ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि अगेन कार्बन का वैलेंसी यहां पर बर्बाद हो चुका है। इस जन्म में कार्बन ओनली कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, और 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहां से हमें एक हेलोजन को हटाना पड़ेगा, और हटाएगा तो यहां पर एक हेलोजन। अब ये दोनों हेलोजन या तो मैं 1-2 पोजीशन पे लगा दूं, या फिर सर इसी स्ट्रक्चर में अगर मैं हेलोजन को 1-3 पर लगा दूं तो दोनों सेम कहलाएंगे या अलग कहलाएंगे? डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएंगे। या फिर जो है मैं यहां पर इसे 1-4 पर लगा दूं, 1-4 पर लगा दूं, अगेन डिफरेंट बन गया। या फिर मैं इसे 1-5 पर लगा दूं और अगेन डिफरेंट बन गया। उन स्टूडेंट का जिनको IUPAC नहीं आता है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है सेम यहां पर बन चुके हैं। तो इसीलिए यहां पर अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहां पर जो बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर बने हैं वो बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर बन गए हैं 3 बेंजेनॉइड। अगेन इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और मुझे लग रहा है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स और वाई को इस तरह से ऐड कर दें, या फिर जो है आप इसे 1-3 पर ऐड कर दें, या फिर आप इसे जो है 1-4 पर ऐड कर दें। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट बेंजेनॉइड। जब भी बेंजेनॉइड का क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में पूछा गया है C7H9 नाइट्रोजन। सर क्या लग रहा है सर आपको इसमें? नाइट्रोजन देखते ही मुझे अमाइन की याद आती है, पता नहीं क्यों। अमाइन की याद आती है, और इसका हमें बेंजेनॉइड बनाना है। बेंजीनॉइड बनाना है, मतलब बेंजीन का होना तो 6 कार्बन बेंजीन में कवर हो जाएंगे सर। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर तो कॉमन रहने वाले हैं, और इसमें अब आप कुछ करके जो है कुछ आगे खुराफात करनी क्या करने वाले हैं सर, बताइए कैसे तो करेंगे? यहाँ पे देखिए आपके 6 कार्बन तो सर ने जैसे बताया कवर हो चुके हैं, एक कार्बन बचा हुआ है, तो ऐसा करते हैं एक कार्बन और ऐड कर देते हैं सर। तो बिल्कुल एक कार्बन यहां पर ऐड कर दिया है हमने, एक कार्बन इस तरीके से हमने ऐड कर दिया है।
और यहां पर एक और स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाकर एक कार्बन हमने यहां पर ऐड कर दिया है। अब क्योंकि यहां पे N है, N देखकर आपको यह पता लग गया होगा कि यहां पे हम अमाइंस बनाने वाले हैं। अमाइंस आपके पास अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों टाइप के बना सकते हैं। 1 डिग्री में आपको NH2 ग्रुप जोड़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 डिग्री अमाइन से NH2 ग्रुप जोड़ते हैं इस कंपाउंड में। सबसे पहले 1 डिग्री अमाइन में NH2 ग्रुप जोड़ना है और NH2 ग्रुप जोड़ने के लिए पास दो चीजें हैं। मेरे पास ओपन चेन भी है और मेरे पास रिंग भी है, बेंजीन रिंग भी है। तो स्टार्ट करता हूं ओपन चेन से। तो यहां पे अगर मैंने NH2 जोड़ दिया तो इस तरीके से एक ये 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा मेरे पास में। यहां पर बेंजीन में, अब क्योंकि यहां पर और अमाइन आप ऐड नहीं कर सकते, नाइट्रोजन एक ही है हमारे पास। अब यहां पर इसका काम हो चुका है। अब बेंजीन में आप NH2 ऐड करेंगे। बेंजीन में NH2 जैसा कि सर ने बताया इस पोजीशन पर आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐड कर दिया तो वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहां पर मैं इस तरीके से NH2 ऐड कर देता हूं। और जो बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर अगर आपने यहां पर NH2 ऐड कर दिया तो ये तो 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन से NH2 ऐड करने पे ये तो 2 डिग्री अमाइन बन गया। ऐसा बच्चों नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में हम बता चुके हैं। नाइट्रोजन अगर एक ही सिंगल कार्बन से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री अमाइन ही होता है। तो यहां पे ये 1 डिग्री अमाइन ही है। अब आती है NH2 की पोजीशन चेंज करते हैं, घुमा देते हैं इसको थोड़ा। तो और NH2 यहां पे मैंने सेकंड पोजीशन पे जोड़ा है। यहां पर कार्बन के रिस्पेक्ट में मैं NH2 को थर्ड पोजीशन पर जोड़ देता हूं, जैसा कि सर ने अभी आपको बताया। अब देखिए यहां पर आगे बेंजीन है, एक और कार्बन यहां पर ऐड कर देते हैं और इस NH2 को और आगे ले जाते हैं। तो यहां पे NH2 को हम फोर्थ पोजीशन पर जोड़ देते हैं। अब हमारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आप इसे और आगे ले जाएंगे, मगर नहीं सोचना है, क्योंकि उनका और उसका यूपीएससी नाम सेम रहेगा। सर मुझे लग रहा हो गया या अभी है बाकी है? अभी तो सर 1 डिग्री अमाइन ही हुआ है, अभी तो 2 डिग्री बाकी है। यस बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में 3 तरह की डिग्री होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अभी ये प्राइमरी अमाइन सर ने फिनिश किया है, अब ये फिनिश करने जा रहे हैं टर्शरी, सेकेंडरी अमाइन। तो देखिए प्राइमरी अमाइन के ये 4 स्ट्रक्चर होंगे, ये कंफर्म है। अगर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी अमाइन पूछे तो आंसर 4 जाएगा। अब आते हैं 2 डिग्री अमाइन की बात। NH को बीच में डालना है, नाइट्रोजन को बीच में डालना है। देखिए हमारा जो मेन स्ट्रक्चर था बच्चों, यहां पे आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो हमारा मेन स्केलेटन था, जो ढांचा था, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। बेंजीन था और एक कार्बन था। अब इसमें NH ऐड करना है। NH को हमेशा बीच में ऐड करते हैं, 2 डिग्री अमाइन को बीच में ऐड करते हैं, जैसे ईथर को ऐड करते हैं। तो यहां पर इन दोनों कार्बन्स के बीच में मैं क्या NH को ऐड कर सकता हूं सर? सर ये ऐसा डाउट बच्चों का आता है, मगर क्वेश्चन में लिखा है बेंजेनॉइड। इसको तो बेंजीन को छेड़ना ही नहीं है। आप बच्चों आपको क्या करना है, इस नाइट्रोजन को जो है और इस कार्बन के बीच में ऐड करना है। मुझे लग रहा है हमारे बच्चे भी जो है इस तरह का कुछ करने वाले थे। और इसके अलावा यहां पर और कोई पोजीशन ही नहीं है, क्योंकि बेंजीन में किसी भी 2 कार्बन के बीच में आप नाइट्रोजन को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो 2 डिग्री अमाइन है वो केवल 1 बनेगा। और अब आती है 3 डिग्री अमाइन की बात। 3 डिग्री अमाइन बनाने से पहले उसका मेन स्केलेटन तैयार हो गया है। ये देखिए यहां पर बेंजीनोइड है, तो यहां पर बेंजीन बनाना कंपलसरी हो गया है। लीजिए बेंजीन भी बना दिया। अब यहां पर नाइट्रोजन आ गया, 6 कार्बन आ गए, 1 कार्बन बचा हुआ है, 1 कार्बन लगा दिया। अब यहां पर नाइट्रोजन से एक और कार्बन जुड़ा होना चाहिए था, जो कि मेरे पास इस स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 3 डिग्री अमाइन यहां पर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वैलेंसीज कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो आपने देखा इस स्ट्रक्चर से आपके पास में 4 प्राइमरी अमाइन और 1 सेकेंडरी अमाइन बनेगा। टोटल जो आंसर जाएगा, टोटल बेंजीनोइड अमाइंस आपके पास 5 मिल जाएंगे। तो यहां पर 5 बेंजीनोइड स्ट्रक्चर बन गए हैं। इस तरह से हम बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स को याद रख सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, हमने कैलकुलेशन यहां पर पढ़ा, फिर हम आपको बता रहे हैं ये एक बहुत ही कैलकुलेटिव, मतलब हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है। फिर से कोई नया क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएगा तो उस नए क्वेश्चन को आपको बहुत अलग तरीके से जो है हिट एंड ट्रायल करके सोचना पड़ेगा। तो आप 2 तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, बेंजीनोइड को कैसे बनाते हैं, और जो है अगर अल्कोहल हैलोजन लगे हों कैसे बनाते हैं, ईथर वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं। इस तरह से अगर डिवाइड करके इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपसे होता रहेगा
प्रैक्टिस करते रहिए इसको। प्रैक्टिस करने का तरीका, इसको ये मत सोचिए कि मुझे 10 दिन में कवर करना है, ये सोचिए मुझे आने वाले 5 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर इसको कवर करना है, या आने वाले 2 महीने में कवर करना है, तो ये आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स खत्म कर दिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है स्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमर्स के लिए ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट अगर उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए तो वो आ जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर का कैटेगरी। बट अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो जाए और 3D में अरेंजमेंट डिफर कर जाए तो उसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में हम डिस्कस करेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर एंड कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो यहां पर दोनों तरह के आइसोमर्स हम डिस्कस करेंगे, कॉन्फिगरेशनल में ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। तो इस तरह से कॉन्फर्मेशनल कॉन्फिगरेशनल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्फर्मेशनल स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। यहां पर मेरा एक डाउट है, और बच्चों का भी जो है वो जनरली डाउट रहता होगा कि हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों में 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होने वाला है। अब 3D अरेंजमेंट अगर दोनों में डिफरेंट है तो ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट होंगे, ये समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है। यस, यहां पर बच्चों का एक बहुत तगड़ा डाउट होता है, सर स्टीरियो ठीक है समझ में आ गया, बट यहां पर सर स्ट्रक्चरल, दूसरा कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल पहचानेंगे कैसे? लिविंग एग्जाम्पल से हम कैसे पहचानेंगे उसको अगर हम देखें तो सर कन्फर्मेशनल बहुत ही आसान है। इसको मैं एक शादी के एग्जाम्पल से जो है आपको जो है एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लीजिए आप किसी शादी में गए हुए हो और बिल्कुल आपने सूट बूट पहना हुआ है, मगर जैसे ही आपने जो है बारात निकलती हुई देखी तो उस बारात में जैसे ही जाकर आपने डांस स्टार्ट किया, कभी हाथ ऐसे किया कभी ऐसे किया, मतलब आपने अपना क्या चेंज कर दिया? कन्फर्मेशन चेंज कर दिया। मतलब कभी आप ऐसे जा रहे हैं, कभी इस तरह से जा रहे हैं, कभी इस तरह से जा रहे हैं, मतलब रोटेशन से। ऐसे आइसोमर जो रोटेशन से बन रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि शादी के एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। या फिर सर अगर आपने देखा हो, कन्फर्मेशनल को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप चुपचाप बैठे हुए हैं स्कूल में और एकदम से पता लगा कि अब जो आगे आने वाला लेक्चर है वो नहीं होने वाला है, तो जो बच्चे खुशी से झूम उठते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? कन्फर्मेशन का। मतलब जो बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने इस तरह से उछलकर अपना क्या बना दिया? कन्फर्मेशन बना दिया। तो मुझे लगता है सर कन्फर्मेशन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सर कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन बहुत लिविंग सेल का एग्जाम्पल जो है, मैं आप ही का एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं, सर का एग्जाम्पल। मैंने क्या किया, सर के पैर को यहां से उखाड़ के और घुमाकर वापस से फिक्स कर दिया। मतलब मैंने उसी जगह जो है पैर का कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो उसे हम जो है कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। यहां पर मैंने आपके कान को यहां से उखाड़कर यहीं पर घुमाकर फिक्स कर दिया, मतलब मैंने आपके कान का क्या चेंज कर दिया? कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन को हम समझ सकते हैं। और अगर अब हम इस एग्जाम्पल को देखें तो आप देखिएगा ये एक डॉग है और डॉग जैसे ही डांस की कंडीशन में आ रहा है, यहां पर ये अपना क्या चेंज कर रहा है? कॉन्फर्मेशन चेंज कर रहा है। और अगर डॉग को बोल दिया जाए कि अब आपको बहुत ही शानदार खाना मिलने वाला है, और अगर ये डॉग इस तरह से उछल जाए तब भी इसने अपना क्या चेंज कर दिया है? कॉन्फर्मेशन चेंज कर दिया है। और यहां पर एग्जैक्टली सर हड्डी का घूम जाना, पैर का घूम जाना, इसने अपना क्या चेंज कर दिया है? कॉन्फिगरेशन। ये आगे हम डिस्कस भी करने वाले हैं बच्चों। तो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, कन्फर्मेशन बता दिया। अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बता दूं। तो अब आप देखिएगा सर, यहां पर से हमने इस पैर को यहां से उखाड़ के और इस पूंछ को यहां से उखाड़ कर दोनों का पोजीशन चेंज कर दिया है। मतलब इसको यहां ले गए, इसको यहां ले गए, मतलब दोनों डॉग जो है एक दूसरे के कौन से डॉग हैं? स्ट्रक्चरल आइसो डॉग। आप देखिएगा पोजीशन चेंज हुआ है। इसी तरह से आइसो कैट यहां पर आप देख सकते हैं, ये बेचारा जो है अपनी जो है बहुत ही शानदार पोजीशन में फोटो खिंचवा रहा था, मगर पता नहीं यहां पर क्या हुआ, एकदम से इसका पैर यहां से हटाया गया। पता नहीं किसी बेकार डॉक्टर के पास ये चला गया तो उसने इसका ऑपरेशन किया और यहां से इसको हटाया और इस जगह यहां लगा दिया, इसको यहां लगा दिया। मतलब हमने डॉग का क्या चेंज कर दिया? स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। तो बच्चों इस तरह से आप समझ सकते हैं
मैंने आपको कॉन्फर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। तो बच्चों, कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है? ऐसे आइसोमर जो रोटेशन से जो है अराइज होते हैं उसे आप कॉन्फर्मेशन आइसोमर बोल सकते हैं। रोटेशन से कैसे? जैसे अगर हम देखें यहां पर इस तरह से ये बॉन्ड दिया हुआ है और इसमें जो है हमने ये बॉन्ड बनाया, 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 ये बॉन्ड बनाया। अब इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो दोनों के अलोंग सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है और सिंगल बॉन्ड पर अगर हम बात करें तो फ्री रोटेशन पॉसिबल होते हैं। तो यहां पर जो है आप देखिएगा ये फ्री रोटेशन पॉसिबल होते हैं और इस रोटेशन की वजह से जो है यहां पर कन्फर्मेशन बन जाते हैं। डबल बॉन्ड में भी रोटेशन हो सकता है सर। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। जो हम डॉग के साथ कर रहे थे। एग्जैक्टली, मतलब यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मगर सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होते हैं। और इस रोटेशन के लिए जिस एनर्जी का जरूरत होता है वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होता है, इसलिए यहां पर रोटेशन होते रहते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, बट कैन नॉट बी आइसोलेटेड एट द रूम टेम्परेचर। मतलब ये रूम टेम्परेचर पे तो रोटेट हो रहे हैं मगर इन्हें आइसोलेट नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखेंगे, इसी एग्जाम्पल को मैंने यहां पर लिखा, ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है और ये पीछे वाले कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो अब आप देखिए, अगर सर हम यहां पर देखें तो क्या इस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में फ्री रोटेशन पॉसिबल हो रहे हैं? बिल्कुल सर, सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन 100% होगा। एग्जैक्टली, हमारे बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा फ्री रोटेशन हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रोटेशन हो रहा है तो ये हमारे सब्जेक्ट में क्यों डाल दिया गया? दुनिया में इतनी सारी चीजें रोटेट हो रही है फिर भी ये हमारे सिलेबस में क्यों आया? तो उसका रीजन है बच्चों, आप देखिए, जब ये रोटेट हो रहा है, क्या अभी बॉन्ड सर एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं? अभी बताइए, क्या सामने नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल। अब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सर। अब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अब बिल्कुल आ रहे हैं। मतलब जब ये रोटेट कर रहे हैं तो एट अ टाइम बॉन्ड एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और एट अ टाइम एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हैं। तो इससे हुआ क्या? तो इससे हुआ क्या वो यहां पर हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या हुआ होगा? जैसे यहां पर रोटेशन हुआ, रोटेशन होकर जब ये गया तो आप देखिए यहां पर एक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम न्यूमान प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब इस न्यूमान प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें इस जो सामने की तरफ कार्बन नजर आ रहा है उसको फ्रंट बोलते हैं एंड फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। और इस फ्रंट कार्बन से 3 बॉन्ड अटैच हैं तो मैंने यहां पर ये 3 बॉन्ड अटैच कर लिए एंड बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। मतलब ये जो पीछे वाला जस्ट कार्बन है इसको बैक बोल रहा हूं और इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और इससे भी 3 बॉन्ड यहां पर अटैच हैं। अब सर ये वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, ये वाला बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, इसी तरह से ये वाले बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं। अगर इनको सर कंबाइंड फॉर्म में मैं लिख दूं तो इस तरह से यहां पर जो है इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में हम यहां पर लिख सकते हैं इसे। और जब इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख रहे होंगे तो ये फ्रंट कार्बन आ गया जी, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, और यहां पर जो है इस तरह के बॉन्ड से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब आप बच्चों देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आ गया। दिस वन इज फ्रंट कार्बन, दिस वन इज बैक कार्बन, और इससे जो है बॉन्ड यहां पर अटैच हैं। अच्छा बच्चों, यहां पे एक बात और है कि यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है इस वाले बॉन्ड के जस्ट पीछे है। वो हम जस्ट पीछे यहां पर 2D में दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए उसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं। इसका मतलब आप ये ना समझें कि ये साइड में है, ये इसके जस्ट पीछे है। एंगल 0 डिग्री का है। मतलब ये जस्ट पीछे यहां पर दिया हुआ है जो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अभी अगर बच्चों आपसे पूछा जाए दोनों बॉन्ड एक दूसरे के सामने हैं, अभी आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच के एंगल की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री है। अभी इस कंडीशन में 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। अभी फिर से अगर हम बात करें तो 0 डिग्री है। अभी बात करें तो 60 डिग्री है। तो बच्चों यहां पर आप देखिए अभी एंगल कितना है 0 डिग्री। अब कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री। अब कितने डिग्री 0। अब कितने डिग्री 60। अब कितने डिग्री 0। तो सर यहां पर जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है
इस वाले कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, बिल्कुल। ये पीछे वाला बॉन्ड भी ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो जब रिपल्शन बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, और जब एनर्जी बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, आप देखिए मैंने बोला है जब ये एक दूसरे के पास है तो एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी कम हो रहा है। अभी अगर हम देखें तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं मतलब एनर्जी कम हो रही है, मतलब रिपल्शन कम हो रहा है, कम हो रहा है तो एनर्जी कम हो रही है, और एनर्जी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन किया था कि हमें ये पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, तो ये जरूरत यहां पर निकल के आ रहा है, अलग अलग स्टेबिलिटी, यस, यहां पर इसके स्टेबिलिटी और एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए हमें यहां पर इसको पढ़ने का जरूरत पड़ा है। तो यहां पर ये सबसे बड़ा रीजन यहां पर आया है सर कि पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा। अब अगले स्लाइड को अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर न्यूमैन प्रोजेक्शन, बिल्कुल न्यूमैन प्रोजेक्शन बच्चों अभी मैंने आपको बता दिया है, पूरा फ्रंट से देखा आपने इसको। न्यूमैन प्रोजेक्शन 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमैन और सोहर्स। जब आप इस 3D को फ्रंट से देख रहे हैं तो ये न्यूमैन है, बट अगर आप इसे साइड से देख रहे हैं तो आप इसे बोलेंगे सोहर्स प्रोजेक्शन। मतलब आप यूं समझिए कि ये इस तरह से हमने देखा, ये फ्रंट वाला व्यू जो आप देख रहे हैं वो ये वाला व्यू है, इसे हमने न्यूमैन बोला, बट अगर इसे आप इस तरह से साइड से देख रहे हैं तो ये वाला प्रोजेक्शन जो है सोहर्स प्रोजेक्शन हो जाएगा। और आप यहां पर देखिएगा, मैं इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश करूं, यहां से इस व्यू को आप देखिए बच्चों, यहां पर ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है, तो इस तरह का जो प्रोजेक्शन है ये सोहर्स प्रोजेक्शन है। सर मुझे यहां पे एक बात समझ आ रही है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमें फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सोहर्स में हमें ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली सर, अगर मैं आपके जस्ट पीछे खड़ा हो जाऊं और अगर हमने जो है, मैं जस्ट पीछे सर के खड़ा हो गया, अब यहां पर अगर हमारे बीच में कोई बॉन्ड है तो वो आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा, बट अगर हमने यही बॉन्डिंग इस तरह से ये साइड जो है बॉन्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे देगा। तो इस तरह से आप सोहर्स और न्यूमैन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें अगले स्लाइड की जिसमें हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन देख लिया, मुझे लगता है बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब ये डाउट बच्चों को आता है कि कौन कॉन्फर्मेशन शो करेगा या कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा। तो यहां पर कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सर एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड लगातार होने चाहिए। कैसे सर? सर यहां पे डबल बॉन्ड की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपने बताया डबल बॉन्ड के अलोंग आप रोटेशन नहीं कर सकते, फ्री रोटेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे जो कंडीशन है बच्चों कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करने की और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स या कॉन्फर्मेशंस बनाने की, उसके लिए आपको 3 कॉन्टिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड चाहिए। 3 कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार होने चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई इसमें पूछे कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है मीथेन में, तो आपका आंसर जाएगा 4। आपको लगेगा कि ये कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा, ये कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि आप यहां पे देखिए ये पहला सिग्मा और ये दूसरा सिग्मा, कॉन्टिन्यूअसली कितने सिग्मा आ रहे हैं बच्चों आपके पास में? केवल 2 ही सिग्मा आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्योंकि ये 2 सिग्मा है कॉन्टिन्यूअसली, इसलिए कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगला देखिए, यहां पे आपको साफ दिख रहा होगा ये पहला सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा और ये तीसरा सिग्मा। इस तरीके से आपको यहां पे 3 कॉन्टिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड मिल चुके हैं, इसलिए ये कंपाउंड कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगला वही सिंपल चीज है बच्चों, वही लॉजिक लगाना है आपको। कभी भी आपसे पूछा जाए कंडीशन क्या है कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करने की, सेम कंडीशन, 3 कॉन्टिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड आपके होने चाहिए, जो कि इस मॉलिक्यूल में भी है, प्रोपेन में भी है, इसलिए यह भी कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगला देखिए, यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन है, देखिए यहां पे ये पहला सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा और ये तीसरा सिग्मा, इस तरीके से यहां पे 3 कॉन्टिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है, ये भी कॉन्फर्मेशन शो करेगा। अगला देखिए, यहां पे पहचानना थोड़ा सा शायद आपके लिए मुश्किल होगा, और मुश्किल नहीं है वैसे, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को यहां पे ओपन करके दिया हुआ है, सारे बॉन्ड्स दिए गए हैं।
तो यहां पे देखिए ये पहला सिग्मा है, ये दूसरा सिग्मा और ये तीसरा सिग्मा। इस तरीके से आपको यहां पे 3 कॉन्टिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड मिल चुके हैं, इसलिए ये भी कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सर इस क्वेश्चन में बच्चों का डाउट होता है, सर इसका कॉन्फर्मर बनाएंगे कैसे हैं? बच्चों किसी भी एक एटम को आप फ्रंट मान लेंगे, किसी भी एक को बैक मान लेंगे। इसको फ्रंट मान लेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 ग्रुप यहां पर अटैच है। अगर इसको बैक मान लिया तो अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि यहां तो एक ही ग्रुप है, यहां पर जो है 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और वो लोन पेयर जो है हमें दिखते नहीं है, वो हमें इनऑर्गेनिक दिखाती है कि यहां पर लोन पेयर है या नहीं है। तो ये 2 लोन पेयर यहां पर हैं, तो अगर आप देखेंगे बैक एटम पर भी 3 ग्रुप आ जाएंगे, 2 तो लोन पेयर और एक हाइड्रोजन या फिर बॉन्ड पेयर। तो इस तरह से हम यहां पर भी कॉन्फर्मर बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ इथेन। इथेन की बात करें, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। मैंने फ्रंट कार्बन डॉट से बनाया, 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। बैक कार्बन को सर्कल से बनाया, 3 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहां पर जब रिप्रेजेंट किया मैंने, तो अब देखिएगा यहां पर अगर मैं बैक कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट कर दूं, तो अब देखिए ये जो है अभी इस कंडीशन में बैक कार्बन को मैं 60 डिग्री से रोटेट कर दूं तो फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल और 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। तो जब यहां पर ये इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा तो इस कन्फर्मर को हम बोल देंगे स्टैगर्ड। और जब आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो इसे हम बोल देंगे इक्लिप्स। तो यहां पर इसके 2 कॉन्फर्मेशन आइसोमर बने, एक तो इक्लिप्स्ड और एक स्टैगर्ड। सर इसको 60 डिग्री घुमाया और 60 डिग्री अगर घुमा दे तो क्या होगा? सर अगर आप और 60 डिग्री घुमा दोगे तो यही बन जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इथेन के जो है इनफाइनाइट जो है कॉन्फर्मर्स बनते हैं। तो इस तरह से आप यहां पर बोल सकते हैं। तो ये इक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है। ये 2 बात समझ में आना चाहिए आपको, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड क्या है। इक्लिप्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इथेन के लिए, और अगर मैंने यहां 60 डिग्री कर दिया तो ये यहां पर हमने ड्रॉ कर दिया स्टैगर्ड। तो इस तरह से हम इक्लिप्स स्टैगर्ड बना सकते हैं। सर आप यहां पर देख रहे होंगे ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास हैं तो एनर्जी बढ़ेगा। और जब यहां पर एनर्जी जो है, ये इंग्लिश नहीं लिखा है मैंने, एनर्जी लिखा है शॉर्ट में, एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, स्टेबिलिटी यहां पर डिक्रीज कर जाएगा। और यहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से दूर गए बच्चों, रिपल्शन कम हुआ। रिपल्शन कम हुआ तो एनर्जी कम हो गया, और एनर्जी कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। यहां पर बहुत सारे बच्चों को एक डाउट होता है कि सर जब ये दूर जा रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो ये 60 क्यों गया, 70 क्यों नहीं गया, 80 क्यों नहीं गया? देखिए बच्चों, जब ये यहां से दूर जा रहा है, जब यहां पर देखिएगा, जब यहां से दूर जा रहा है तो ये इसके करीब भी आ रहा है, मतलब हम दोनों का जो है मिड यहां पर डिसाइड कर दिया, मतलब दोनों के मिड में हमने इसको जो है प्लेस कर दिया है। इसलिए जो है इस तरह का यहां पर हमने कॉन्फर्मेशन बनाया है। तो इस तरह से जब भी अगर हमसे पूछ लिया जाए इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल होगा या स्टैगर्ड, तो बिल्कुल क्लियर है, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशनल आइसोमर इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स।